हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओम का नियम। ओम का नियम 1828 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जीएस ओम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करें तो धारा में और चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उनमें क्या संबंध है। उसके आधार पर ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। ये नियम क्या कहता है, जैसे अपने कहें कि कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर निश्चित रूप से विभवांतर उत्पन्न होगा। वो विभवांतर और जो धारा है उनमें आपस में क्या संबंध है उसको ये डिफाइन करता है। तो ये डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भौतिक अवस्था चालक की नियत रहनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि भौतिक अवस्था है क्या, वो है लंबाई, ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। ये अगर चीजें कांस्टेंट रहती है तभी ये नियम एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होता है। अगर ये सारी अवस्थाएं जिनको भौतिक अवस्थाएं कहते हैं वो अगर नियत है तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। अर्थात V के समानुपाती I और I के समानुपाती V, इसको अपने लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू I R, और इसको लिख सकते हैं अपने R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पर R एक नियतांक है। R है क्या? नियतांक, जिसे अपने कहते हैं प्रतिरोध। इस R को ही कहा जाता है प्रतिरोध। R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ अपने देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक जैसे अपने इसके फॉर्मूले से देख रहे हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो इसका मात्रक V का मात्रक होगा वोल्ट एंड I का मात्रक होगा एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही कहा जाता है ओम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं OHM, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसकी विमा देख लेते हैं मात्रक के साथ साथ। विमा, इसकी विमा एग्जाम में कई बार पूछी जाती है प्रतिरोध की विमा। तो प्रतिरोध की विमा आपको याद रखनी है MLT और A की फॉर्म में 1 2 -3 -2। इट मीन्स 12-32, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक स्टेडियम है क्रिकेट का जिसको 12-32 स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 12-32, 32 यहाँ पे माइनस का है। MLT A की फॉर्म में M1 L2 T -3 A -2, ये आती है प्रतिरोध की विमा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको देखते हुए अगर V और I में अपने ग्राफ डिनोट करें, V और I में ग्राफ अगर देखें तो वो किस तरह से बनेगा, उसको अगर अपने यहाँ ड्रॉ करें V और I में ग्राफ, तो V को अपने किसी भी अक्ष में Y अक्ष में लेते हैं यहाँ पर, और I को X एक्सिस में। चूंकि ये प्रोपोर्शनल है इसलिए ग्राफ 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा। V और I में ग्राफ, V किस में है? वोल्ट में, और I है एम्पियर में, और ये मूल बिंदु से जाएगा। मूल बिंदु से गुजरते हुए इस 45 डिग्री एंगल पे ये स्ट्रेट लाइन मिलती है अपने को V और I में ग्राफ। अब अगर आपसे पूछे कि इस VI ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करती है, ठीक है, VI ग्राफ जो आपने बनाया है इसकी ढाल आपकी किसको प्रदर्शित करेगी? वो करेगी अपने प्रदर्शित किसको? चूंकि अपने जानते हैं V अपॉन I यही ढाल होती है, और V अपॉन I क्या होता है? R। इसका मतलब ये प्रतिरोध, किसी भी चालक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। VI ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करेगी? उस चालक के प्रतिरोध को। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए रिवर्स, IV ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करेगी? तो वो आप कह सकते हो 1/R को प्रदर्शित करती है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसको कहा जाता है चालकत्व। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार ये पूछा जाता है कि चालकत्व है क्या? चालकत्व जिसको कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, चालकत्व। तो इसका मतलब चालकत्व क्या होगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। और इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है 1/ओम,
इसको क्या लिख सकते हो आप, OHM इनवर्स। ओम को ऊपर लेंगे तो ओम इनवर्स। अब यहाँ देखो ओम की स्पेलिंग है OHM, इसका उल्टा कर दें अपने, चूंकि ये इनवर्स है तो ये बन जाता है मोह। इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, मोह होगा। इसका दूसरा नाम है सीमेन, इंग्लिश में सीमेंस भी कहा जाता है। चालक तो किसे कहते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यहाँ अपने नोट कर लेते हैं इसको, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक तो कहते हैं। चालक तो है ये, चालकता नहीं है, ये ध्यान रखें, चालक तो कहते हैं। और इसका मात्रक मोह होता है, दूसरे शब्दों में इसे सीमेन भी कहते हैं। तो ये अपनों ने देखा कि ओम का नियम है क्या, शुरू में अपनों ने देखा था ओम का नियम, साथ ही साथ इसमें अपनों ने देखा कि ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक, इसकी विमा, ये सारी चीज़ें अपने नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि इस ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखते हैं, इस ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब अपने देखते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति में पहले से अपने जानते हैं कि विद्युत धारा व अपवहन चाल में क्या संबंध है, ये अपने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब विद्युत धारा व अपवहन चाल में संबंध होती है I = NeAVD, जहाँ पर N को कहा था अपनों ने इलेक्ट्रॉन घनत्व, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल और VD को कहा जाता है अपवहन चाल। ये अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, I = NeAVD। एक चीज़ और अपने जानते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व की परिभाषा अपनों ने पहले पढ़ी है। धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होता है धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है J = I/A। ये ऑलरेडी अपने देख चुके हैं। इट मीन्स I/A फाइंड करें तो वो होगा धारा घनत्व। यहाँ से देखिए A को अपॉन में ले जाएं तो J क्या बन जाता है, J = बन जाता है अपने पास I/A, ये होता है, और A को अपॉन में ले जाए तो NeVD, ये बन जाता है NeVD। ये धारा घनत्व की फॉर्म में अपने फाइंड आउट किया है, J = NeVD। वापस से यहाँ देखो VD आ रहा है, VD का मतलब क्या है, अपवहन चाल। अगर वेक्टर लगा दें तो अपवहन वेग बन जाएगा। इसका फॉर्मूला भी अपने देख चुके हैं, VD = म्यू × E। म्यू क्या कहा था अपनों ने, गतिशीलता, और E है विद्युत क्षेत्र। गतिशीलता और अपवहन वेग में क्या संबंध है, ये अपने पहले देख चुके हैं। VD = μE, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, VD = म्यू की वैल्यू होती है E/m × E। VD है अपवहन चाल, E/m × E। ये आ गया अपने पास VD की वैल्यू। VD की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें अपने इक्वेशन नंबर, इसको अपने 1 कह देते हैं। इक्वेशन 2 से VD की वैल्यू 1 में पुट कर दें तो अपने पास क्या आता है, J = आता है NE/m × E। अब इस वाले समीकरण में अगर ये वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट अगर आप देखते हो, ये वाला पार्ट, तो इसको ध्यान से देखें तो अपने आता है NE/m। किसी एक पर्टिकुलर चालक की अगर बात करते हैं अपने, किसी भी पर्टिकुलर चालक जो कि समदेशिक और समांगी हो, होमोजीनियस हो, उसके लिए ये जो Ne/m है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, वो नियत होगी। इस नियत राशि जो Ne/m है, इसी को कहा जाता है चालकता। इसको क्या कहेंगे अपने, चालकता। चूंकि ये कांस्टेंट है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, Ne/m। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। पहले जो अपनों ने देखा था वो चालकत्व था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और ये है चालकता, सिग्मा = Ne/m। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपने, J की वैल्यू अगर देखें, J = सिग्मा × E, J = सिग्मा × E। अब यहाँ देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड में ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। J = सिग्मा E, ये कहा जाता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। कौन सा नियम है ये, ओम का नियम। और ओम के नियम का कौन सा रूप है, सूक्ष्म रूप। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर आता है कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए, या इसको कहते हैं ओम के नियम का
सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप भी है। और सदिश रूप क्यों है, देखो अभी ओम का नियम अपनों ने पढ़ा था पहले वाला, और साइड में लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, ये अपने प्रूफ करेंगे आगे। V इज इक्वल टू आई आर, इसमें V I R धारा देखें, ये सारी पोटेंशियल देखें, धारा देखें, ये अदिश राशि हैं, इसमें सदिश कोई भी क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए ओम का सामान्य रूप है, या यूँ कहें कि V भी अदिश है, ये भी अदिश है, अदिश रूप भी कह सकते हो। और J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J भी वेक्टर है और E भी वेक्टर है, तो ये ओम के नियम का सदिश रूप है। दूसरा इसको कहा जाता है सूक्ष्म रूप, क्योंकि जब अपने दो तरह की स्टडी होती है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ऊपर से स्थूल अध्ययन करें, तो उसमें ओम का नियम है V इज इक्वल टू आई आर। और अगर अपने माइक्रोस्कोपिक जाएं, अभिलाक्षणिक देखें, तो वो आ जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अब ये सूक्ष्म रूप या सदिश रूप, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि सदिश रूप लिखिए ओम के नियम का सदिश रूप, तो आपको क्या लिखना है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। स्टूडेंट्स मोस्टली V इज इक्वल टू आई आर लिख के आते हैं, जो कि गलत है। ओम के नियम का सदिश रूप कौन सा है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब अपने ओम के नियम का जो सामान्य रूप है, स्थूल रूप, जिसको V इज इक्वल टू आई आर, इस रूप को अपने डिफाइन करें, उसको प्रूफ करें। तो अब मानते हैं अपने कि माना L लंबाई का एक चालक है, एक तार लेते हैं और एक समान काट क्षेत्रफल है, यूनिफॉर्मली है वो तार, क्षेत्रफल A है कि चालक में बहने वाली धारा I है, यानी उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसके अंदर, ये अपने पहले से देख चुके हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन L। इसी इक्वेशन नंबर 3 को यूज करना है आगे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो कि ओम के नियम का सदिश रूप है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने। E इज इक्वल टू V अपॉन L, इस रिलेशन का जैसे अपनों ने पिछले आर्टिकल में भी देखा था, पिछली वीडियो में, कि L लंबाई का कोई वायर है, A इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये रिलेशन अपने पहले देख चुके हैं। और J क्या होता है, I अपॉन A। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का आगे यूज करें तो J की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपने, I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा E को आप लिख सकते हो V अपॉन L। इक्वेशन नंबर 3 का अगेन अपने यूज कर रहे हैं। यहाँ से अगर अपने V को कैलकुलेट करें, V को फाइंड आउट करें कितना आएगा, तो V आप देखोगे कि L I अपॉन सिग्मा A, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिग्मा ए L यहाँ आ जाएगा, तो L I अपॉन सिग्मा A, या इसको अपने लिख सकते हैं V इज इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू I। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा है यहाँ चालकता, 1 अपॉन सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सिग्मा को लिख सकते हो रो। सिग्मा है चालकता और रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें, रो प्रतिरोधकता, या इसका दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी है। 1 अपॉन सिग्मा को लिख सकते हैं रो, जो कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसका अपने आगे जिक्र भी करेंगे। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और अपने आगे लेके चलें। यहाँ तक अपने देखा है कि V इज इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू आई। यहाँ से कैलकुलेट करें तो रो, देखिए रो अपनों ने देखा है कि 1 अपॉन सिग्मा होता है, 1 अपॉन सिग्मा। और ऊपर मैं बताऊँ आपको, सिग्मा अपनों ने फाइंड किया था, कितना था, N स्क्वायर अपॉन टो अपॉन M। इसका मतलब इस सिग्मा का रिवर्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा, रो क्या बन जाएगा, M अपॉन N स्क्वायर, M अपॉन N स्क्वायर टो। ये बन जाता है अपने पास क्या, रो जिसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ देखिए V इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, वापस से वही देखें कि किसी पर्टिकुलर चालक के लिए रो विशिष्ट प्रतिरोध, किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट होता है एक ही पदार्थ के लिए, L लंबाई A, ये सारी चीज़ें किसी तार के लिए कांस्टेंट है। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पे प्रतिरोध क्या बन जाए, ये कांस्टेंट है रो L अपॉन A, तो V इज इक्वल टू आई आर।
या इस जहाँ पर आर लिख दिया अपनों ने रो एल अपॉन ए, और ये है अपने पास ओम के नियम का सामान्य रूप या इसको स्थूल रूप भी कहा जाता है। V इजिकल टू आई आर जो कि स्थूल रूप है इसका, जहाँ पर R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? तो यहाँ पर दो पढ़े अपनों ने, ये जो रूल है, ये जो ओम का नियम है V इजिकल टू आई आर, ये इसका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, स्थूल रूप है, जिसमें स्थूल राशियां हैं, प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा, ये अपने डिस्कस करते हैं, जिनको अपने प्रत्यक्ष जितने भी उपकरण हैं उनको उपकरण से नाप सकते हैं। ठीक है। जबकि सूक्ष्म राशियां, जैसे अपनों ने बताया कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J इजिकल टू सिग्मा ई, J इजिकल टू सिग्मा ई, जहाँ सिग्मा n e स्क्वायर टो अपॉन m, ये एक तरह से सूक्ष्म स्तरीय राशियां हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब इन राशियों का अपने जिक्र करते हैं। तो पहला नियम आ गया, पहला रूप आ गया सदिश रूप J इजिकल टू सिग्मा ई, और दूसरे ओम के नियम का आ गया अदिश रूप, जिसको अपने लिखते हैं V इजिकल टू आई आर। ये है अपने पास ओम का नियम, जो कि दो रूप में है। पहला है अपने पास सदिश रूप में और दूसरा है सिंपल फॉर्म में, या दूसरे शब्दों में अदिश फॉर्म में भी कह सकते हो। अब अपने देखते हैं कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल रो है, वो क्या होता है। उसको डिफाइन करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, वो अपने सबसे पहले जानना जरूरी है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R जिसका सिंबल है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनमें से सबसे पहला आता है चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी कोई भी चालक है उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि यदि आप चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, उसके क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध निश्चित रूप से कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं मोटा तार है, मोटा तार का मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है। तो दो फैक्टर आ गए अपने मैथमेटिकली, L के प्रोपोर्शनल होता है और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो फैक्टर और है अपने पास, टोटल 4 फैक्टर कहेंगे। ताप पर भी निर्भर करता है कि चालक तार का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्धचालक के केस में डिफरेंट कंडीशन होती है, उसको अपने जब अर्धचालक चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन किसी चालक का अगर आप ताप बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। और चौथा आता है कि पदार्थ की प्रकृति पर डेफिनेटली निर्भर करता है। पदार्थ कैसा है, जैसे अपने कहें कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, वो होता है चांदी, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध सबसे कम, वो डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है। इट मीन्स चौथा फैक्टर कौन सा हुआ, पदार्थ की प्रकृति पर। दोबारा बता देता हूं मैं, पहला है उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और चौथा है पदार्थ की प्रकृति पर नो डाउट वो निर्भर करता है। अब समीकरण 1 और 2 को अगर अपने कंबाइंड करें, समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो अपने पास कांस्टेंट आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां रो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। किसी भी पदार्थ की, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता, या जिसका दूसरा नाम भी मैंने बताया है विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखिए आप, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अगर अपने इस प्रतिरोधकता को डिफाइन करना हो तो इसी फॉर्मूले को अगर लेके चले, अपने इसको डिफाइन करें तो क्या आएगा। उससे पहले अपने देखते हैं कि अगर अपने इस फॉर्मूले में L इज इक्वल टू 1, यानी कि चालक तार की लंबाई कितनी कर दें, 1 मीटर, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना कर दें, वो भी इकाई कर दें, यानी 1 मीटर स्क्वायर कर दें। तो यहाँ L 1 कर दिया, A 1 कर दिया, तो कितना आ गया आप देख सकते हो, R इज इक्वल टू रो। क्या मतलब हुआ कि यदि किसी चालक, अब इसकी प्रतिरोधकता की परिभाषा देख रहे हैं अपने, प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, एकांक कह दो या 1 मीटर स्क्वायर कह दो, क्षेत्रफल के केस में लंबाई एकांक हो, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ये किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है।
यही अपनों ने बताया है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक हो, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, तो उस चालक का प्रतिरोधकता कहलाता है। उस चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य होता है या कहलाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि लंबाई एकांक लिए अपनों ने और क्षेत्रफल भी एकांक लिए है। इसका मतलब प्रतिरोधकता होती है, इसको आप ध्यान रखें कि प्रतिरोधकता है वो किसी भी चालक की लंबाई व क्षेत्रफल इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है, ये आप ध्यान रखें। खास करके न्यूमेरिकल में कई बार इस पे पूछा जाता है कि कोई तार है, उसकी लंबाई आपने 4 गुना कर दी तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट उसको या तो 1/4 कर देते हैं या डबल कर देते हैं या 4 गुना कर देते हैं, जो कि गलत है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं अपने कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो फॉर्मूला यहाँ से देखिए आप, R = ρl/A। यहाँ से रो अगर निकालें अपने तो क्या बन जाता है, RA/L। रो = क्या बन गया, RA/L। मात्रक लिखते हैं सारे। R का मात्रक है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ये बन गया ओम इंटू मीटर। इसको अक्सर अपने इस तरह से लिख देते हैं, ओम मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, वो होगा ओम इंटू मीटर। क्लियर, ओम इंटू मीटर इसका मात्रक है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ का गुण है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक तांबे का तार है, आपने छोटा सा तार लिया है 3 सेंटीमीटर का और एक तार लिया 10 सेंटीमीटर का, तो किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी, प्रतिरोधकता दोनों केसेस में समान होगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, ना कि लंबाई और क्षेत्रफल पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो तांबे का तार आप छोटा सा लो, बहुत बड़ा लो, मोटा लो, पतला लो, सभी के केस में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।